Hello students, welcome to UK classes. I am Saurav. In the last class, I discussed simple present tense. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो मैं पहले आप लोगों के लिए टॉपिक लिख देता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि आप कैसे पहचानते हैं कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को हम पहचानते हैं उसके स्ट्रक्चर से। तो मैं पहले आपके लिए स्ट्रक्चर लिख देता हूं। जब भी आप कोई सेंटेंस शुरू करेंगे तो वहां सब्जेक्ट होगा ही, क्योंकि वो डूअर ऑफ द एक्शन है, आपका करता है। साथ में यहां हम लिख रहे हैं 3 हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म को हम वर्ब की 4th फॉर्म कहते हैं। वैसे आपको याद रह सके और जब तक आपकी आदत ना बन जाए तब तक मैं ब्रैकेट में मेंशन करता रहूंगा। और लास्ट में जो हमारे वर्ड्स बच जाते हैं उनके लिए हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या क्या है आपके स्ट्रक्चर में? ये सेंटेंस में आपके पास एक सब्जेक्ट हो, इस एम-आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो और रिमेनिंग कोई वर्ड हो या ना हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो सेंटेंस किस में गिना जाएगा? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गिना जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूं। ही इज रीडिंग अ नॉवेल, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपके इस स्ट्रक्चर को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो गया, ठीक। और इसका मतलब क्या हो गया कि वो अभी एक नॉवेल पढ़ रहा है, उसके नॉवेल पढ़ने का काम जो है वो कॉन्टिन्यूड है। ये जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, और अफर्मेटिव का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस एक ही होते हैं। तो अब इसका निगेटिव क्या होगा वो भी मैं आपके लिए लिख रहा हूं। निगेटिव में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बस एक नॉट लगा देना है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर की शुरुआत होगी सब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब इज एम-आर, साथ में यहां एक चीज बढ़ जाएगी वो है नॉट, वर्ब की 4th फॉर्म। और यहां जो कि आईएनजी मैंने लिखा हुआ है तो मैं बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहा, और अदर वर्ड्स को हम रिप्रेजेंट कर देंगे ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है। तब इसी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या करना है, एक नॉट लगा देना है, ठीक है। मैं वही आपके लिए लिख दे रहा हूं और आप भी साथ साथ लिखते चले तो अच्छा रहेगा। ही इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल, ठीक। अब ये सेंटेंस क्या हो गया कि वह नॉवेल नहीं पढ़ रहा, ठीक है। अब निगेटिव के बाद इसमें एक और चीज आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। तो छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा कि स्ट्रक्चर में जो भी हेल्पिंग वर्ब आपके पास हो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। हम क्या करते हैं, डू और डज से काम चलाते हैं, निगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब है, हम इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। सबसे पहले इज एम आर, ठीक है। इसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट को। अब आपका बच गया वर्ब की 4th फॉर्म, और फिर से रिमेनिंग वर्ड्स के लिए हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लेगा, ठीक। तब क्या करेंगे, अब इस हेल्पिंग वर्ब को हमको बाहर लाना है। हम इज पहले लिख देंगे, इज ही रीडिंग अ नॉवेल, ठीक। बात आ रही है समझ में, स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, जब मैंने आपको पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंटरोगेटिव बता दिया, तो किसी किसी स्टूडेंट के मन में एक छोटा सा सवाल होता है कि सर कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं।
तो मैं वो भी लिख देता हूं। कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी एस्पेक्ट ऐसा ना हो जहां आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव पे फोकस करिए। तो इंटरोगेटिव पे फोकस करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले बाहर ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद नेगेटिव है तो आप नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म दैट इज आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में बचे खुचे शब्दों के लिए हम अभी हम इसको ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। और चूंकि ये इंटरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। अब इसी सेंटेंस का आप इंटरोगेटिव बना लीजिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव। इज ही नॉट रीडिंग अ नॉवेल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बात आ गई समझ में। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट इज एन आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव में हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आना है। मतलब सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और बचे हुए वर्ड्स। और जब इन दोनों को हम मिला देंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कर देंगे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए। डन, ये आपने लिख लिया। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, शायद आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आपने चारों स्ट्रक्चर्स में 3 हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूं, ठीक है। आप आई के साथ एम लगाते हैं, आप जान भी रहे होंगे, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। जब आप बात करेंगे यू की, वी की, दे या मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, इनके साथ हम लगाते हैं आर, ठीक है। और अब हमारे पास क्या बच गया, ही, शी, इट या कोई एक नाम, और इनके साथ हम लगाते हैं इज, ठीक है। क्लियर है, अब आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना, कि मैं ये 3 हेल्पिंग वर्ब जो लिख रहा था वो कहां कहां आपको इस्तेमाल करना है। आई के साथ एम लगाएंगे, यू, वी, दे, और एक से ज्यादा नाम हो अगर सेंटेंस में एंड से जुड़ा हुआ हो उसके लिए आप आर लगाएंगे, और ही, शी, इट या कोई एक नाम हो अगर सेंटेंस में तो आप इज लगाएंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो इस चीज को भी आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। उसके बाद में इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। डन, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के चारों स्ट्रक्चर समझ में आ गए। तो अब हम चलते हैं यूसेज पर, कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहां कहां करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला यूज आपका है, आप समझ भी रहे हैं, जैसे वो खा रहा है, वो जा रहा है, ये क्या होता है कि हम जब बात कर रहे हैं आपस में, है ना, उस टाइम कोई काम चल रहा हो, ठीक, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और आपको एग्जैक्ट वर्ड में बोलूं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, ठीक है। तो मैं यूज लिख दे रहा हूं आपके लिए, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट the time of speaking, for an action going on at the time of speaking। अब बात आपकी आ गई समझ में, कोई काम चल रहा हो, कब चल रहा हो भैया, जब हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, जब हम बात कर रहे हो उस टाइम कोई एक्शन चल रहा होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और मैं ब्रैकेट में आपके लिए यहीं पर मेंशन कर देता हूं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ताकि आपको ध्यान रह सके ये बात, है ना, कि जहां जहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा वहां वहां हमें क्या करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, ठीक। जैसे आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल, शी इज
playing in the room। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, जब अभी हम और आप बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है, वो रूम में खेल रही है। ठीक, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। माई ब्रदर इज स्लीपिंग, माई ब्रदर इज स्लीपिंग। कुछ एग्जांपल्स और हैं जितना ज्यादा आप समझ पाए। आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। ये सब क्या बता रहा है कि जब हम और आप बात कर रहे हैं, जब कोई बात चल रही है, कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, उस टाइम जो भी कोई काम हो रहा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक, मतलब हम और आप बात कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। बात आ गई समझ में। हर सेंटेंस में स्ट्रक्चर जरूर चेक करते चलिएगा। इज एम आर होना चाहिए, आईएनजी होना चाहिए। ठीक, यहां भी आप चेक करते चलिए स्ट्रक्चर को। एंड आई एम वर्किंग, स्ट्रक्चर देखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चूंकि आप जब फिल इन द ब्लैंक करेंगे या स्पॉट द एरर करेंगे या सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, तो आप इन एग्जांपल्स का या तो स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से इसको लिख लें। डन, चलिए अब हम चलते हैं अगले यूज की तरफ। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई काम चालू हो रखा हो, है ना, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं उस टाइम वो एक्शन नहीं चल रहा। नहीं आई बात समझ में? मैं पहले रूल लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। For an action that is continued, not necessarily at the time of speaking। ठीक, अभी भी नहीं समझ में आया, मैं इसका हिंदी भी आपके लिए लिख रहा हूं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो नोट करते चलिएगा। कोई काम जो चालू है, ठीक, अब चालू है से मेरा मतलब क्या है ना, मैं पूरा ही कर दे रहा हूं, लेकिन तत्काल नहीं हो रहा। देखिए इससे कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, मैं पहले आपको एक सेंटेंस लिख के फिर समझाने की कोशिश करता हूं। आई एम रीडिंग अ प्ले बाय शॉ, एक ऑथर का नाम है। ठीक, अब देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने मुझसे पूछा भाई आजकल क्या कर रहा है ना, मैंने आपको क्या बोला, मैं आजकल एक नाटक पढ़ रहा हूँ जो शॉ का लिखा हुआ है। तो जरूरी तो नहीं कि जब हम और आप बात कर रहे हैं उस टाइम ये एक्शन ऑन हो। ठीक है, बात आ रही है समझ में? यही मैंने आपको लिखा, फॉर एन एक्शन दैट इज कॉन्टिन्यूड, पढ़ना मेरा चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त पढ़ना चल रहा होगा। तो नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जब हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त वो काम चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और मैं एग्जांपल के लिए देता हूं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल। अब मतलब प्रिपरेशन ऑन है, ये प्रिपरेशन चल रही है ना, 1 महीने से चल रही है, 2 महीने से चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, काम कॉन्टिन्यूड है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं क्या बता रहा हूं, भैया मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, लेकिन उस टाइम तो नहीं पढ़ रहा हूं मैं।
ठीक, बात आ रही है समझ में? जैसे एक सेंटेंस और मैं आपके लिए लिखता हूं, वर्षा इज प्रिपेयरिंग मैथमेटिक्स these days। ठीक, अब मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, उसमें से एक का नाम वर्षा है और उससे पूछता है आजकल क्या कर रहे हो भाई, किसी ने फट से जवाब दे दिया कि वर्षा तो आजकल मैथ्स बना रही है। तो जब वो बात कर रहे हैं उस वक्त वर्षा मैथ्स का प्रिपरेशन कर रही है, ये कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, उसका मैथ्स का पढ़ना चालू जरूर है, लेकिन जब बात हो रही है तत्काल उस वक्त वो चालू नहीं है। ऐसे केसेस में भी हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। डन। चलिए अब हम इसके तीसरे यूज पर चलते हैं। ठीक है, दो यूज आपको मैंने बता दिए, तीसरा यूज ये और बेहतर है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और वैसे भी जिनका स्पोकन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरा यूज है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज तब भी करते हैं जब हमें कोई फ्यूचर प्लान बताना होता है। टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस। ठीक, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, बात को आप समझ ही गए होंगे, मैं एग्जांपल देके फिर भी समझाता हूं आपको। आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट मंथ। ठीक, बात आपको समझ में आ रही होगी। क्या बात समझ में आ रही है? जब मैंने आपको नेक्स्ट मंथ कह दिया, मतलब ये बात किसकी है, फ्यूचर की है, और साथ में मैं कर क्या रहा हूं, एम लगा रहा हूं मतलब प्रेजेंट, और आईएनजी लगा दिया मतलब कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हम फ्यूचर बता सकते हैं। बस एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि इन सेंटेंसेस में एडवर्ब्स ऑफ टाइम का होना जरूरी है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम का होना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक, मतलब सेंटेंस में ये नेक्स्ट मंथ हो गया, और मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स आपके लिए लिख देता हूं। ठीक, जैसे शी इज कमिंग टुमारो, शी इज कमिंग टुमारो। अब ये नेक्स्ट मंथ, ये टुमारो, ये सब क्या हो गया, ये सारा का सारा आपका एडवर्ब है। ठीक, एडवर्ब ऑफ टाइम है जो आपका फ्यूचर बता रहा है। ठीक है, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस में एग्जांपल समझते चलिएगा। एक आधा एग्जांपल और लिख दे रहा हूं मैं। ही इज गोइंग टू द सिनेमा, he is going to the cinema tonight, he is going to the cinema tonight। और he is going to the cinema का tonight का मतलब क्या हो गया कि वो आज रात मूवी देखने जा रहा है। ठीक, तो एक्शन क्या है, फ्यूचर एक्शन है, उसका फ्यूचर प्लानिंग है, उसका फ्यूचर का अरेंजमेंट है, कोई उसका प्लान है जो उसको वो करने जा रहा है। ठीक, लेकिन हम सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बात आ रही है समझ में? तो क्या बताया मैंने आपको कि आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म और साथ में इज एम आर लगाकर आप क्या बता सकते हैं, किसी का फ्यूचर प्लान भी बता सकते हैं, किसी का फ्यूचर एक्शन बता सकते हैं। बस उसमें होना क्या चाहिए, सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एडवर्ब होना चाहिए जो फ्यूचर को बता रहा है। ठीक, चलिए फटाफट इसको पेन डाउन करिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर इसका अगला यूज देखते हैं। डन। चलिए मैं इन तीन सेंटेंसेस को आपके लिए छोड़ रहा हूं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मैं ऊपर लिखी चीजें मिटा रहा हूं, यहां पर मैं एक दो सेंटेंस लिखने जा रहा हूं और फिर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं। मेरा सवाल आपसे ये है
कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम सिंपल प्रेजेंट से भी प्लान फ्यूचर एक्शन बताते हैं। अगर आपको याद हो, वरना आप लास्ट क्लास चेक कर लीजिएगा। ठीक, और आज मैंने आपको बोला कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी प्लान फ्यूचर एक्शन बताते हैं। तब एक क्वेश्चन है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप कब सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे और कब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। मैं दो एक छोटे छोटे सेंटेंस और आपके लिए लिख रहा हूं, है ना, जिससे आपको याद आ जाए और अभी यहाँ कंपेयर करने में आपको बनेगा। जैसे एक सेंटेंस है, द स्कूल रीओपन्स इन नवंबर। ठीक है, द स्कूल रीओपन्स इन नवंबर। दूसरा सेंटेंस, the Prime Minister returns tomorrow. The Prime Minister returns tomorrow. अब देखिए आपके सामने 5 सेंटेंस हैं इन टोटल, जिसमें जो पहला 2 सेंटेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट का, और बाकी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल में समझाए थे, ये सारा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या अब आप मुझको ये पांचों सेंटेंस देखकर ये बता सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। मेरे पूछने का मकसद और मतलब ये है कि कब हम प्लान फ्यूचर एक्शन बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे और कब अपना फ्यूचर प्लान बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। अगर आप देख के समझ पा रहे हो तो फटाफट मुझको सोच के बताइए जल्दी से। हाँ ना, चलिए मैं ही आपको बताता हूँ। ठीक, अब आप गौर करके देखें। वैसे मैं पहले समझ लीजिए, फिर मैं एक एग्जाम्पल और समझा दूंगा। आप गौर करें, स्कूल का खुलना कौन तय करता है, किसका डिसीजन है ये एक ऑफिस का डिसीजन है। प्राइम मिनिस्टर कब जाएंगे कब आएंगे ये कौन तय करेगा, प्राइम मिनिस्टर खुद और साथ में इंडियन गवर्नमेंट, मतलब ये भी ऑफिशियल डिसीजन है। लेकिन अब मुझको गाड़ी खरीदनी है, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है ना, उसको कल आना हो या ना आना हो उसका पर्सनल डिसीजन है, गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब किसी को मूवी देखने जाना है, किसी को डिनर करने जाना है, ये उसका पर्सनल डिसीजन है। इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट की जरूरत नहीं, बस जेब में पैसे होने चाहिए और आप अपना काम कर सकते हैं। बात आ रही समझ में। तो क्या डिफरेंस आ गया, डिफरेंस हो गया कि जब हम फ्यूचर बता रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर प्लान जो है वो क्या है, वो ऑफिशियल है। तो कोई ऑफिशियल फ्यूचर प्लान बताने जब हम बता रहे होंगे जिससे फ्यूचर का पता चल रहा होगा, तब हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और जब हम अपना पर्सनल प्लान बता रहे हैं, पर्सनल अरेंजमेंट बता रहे होंगे, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कहते हैं कि आई बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये करेक्ट नहीं माना जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा करेक्ट वर्जन है कि पर्सनल प्लान में आप कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करें। शी कम्स हियर टुमारो, ये बोलना गलत नहीं है, लेकिन शी इज कमिंग टुमारो ये ज्यादा करेक्ट माना जाता है। ठीक, ही इज गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, अब आप बोले ही गोज टू सिनेमा टुनाइट, तो कोई गलत बात आप नहीं कह रहे, लेकिन पर्सनल प्लान के लिए कोशिश करें कि आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक, बात आ रही है समझ में। मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, you are advised to use present continuous tense for personal plans and simple present tense for official plans while expressing planned future actions। मैं दोहराता हूं, जब आप planned future action बता रहे होंगे तो जो ऑफिशियल काम होगा, ऑफिशियल काम के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे, और जो आपका पर्सनल प्लान होगा वहां आप क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। बात आ गई समझ में। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि कब सिंपल प्रेजेंट से हम प्लान फ्यूचर बताएंगे एक्शन, और कब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हम प्लान फ्यूचर एक्शन बताएंगे। जवाब आ गई समझ में बात आपको कि ऑफिशियल प्लान के लिए सिंपल प्रेजेंट,
अब आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, एक सेंटेंस मैंने आपको लिखाया था, द फ्लाइट टेक्स ऑफ टुमारो मॉर्निंग। अब फ्लाइट का उड़ना कौन तय करेगा? वो भी एक ऑफिशियल डिसीजन है ना, एविएशन मिनिस्ट्री तय करेगा, साथ में जिस कंपनी की फ्लाइट होगी वो तय करेगा, मतलब ये ऑफिशियल डिसीजन हो गया। ऑफिशियल डिसीजन में क्या करना है? सिंपल प्रेजेंट लगाना है, और पर्सनल डिसीजन में क्या करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाना है। तो ये दो एग्जांपल भी आप साथ में लिख लीजिए, और यहां मैंने ऑफिशियल लिख दिया है, किसके लिए? सिंपल प्रेजेंट के लिए, और यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए मैं पर्सनल लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रह सके। पर्सनल प्लान कह ले या पर्सनल अरेंजमेंट कह ले, ठीक। अब आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। डन। चलिए अब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, और पढ़ा तो मैं अभी रहा हूं एसएससी सीजीएल का कोर्स, लेकिन ध्यान रखिएगा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल बैंकिंग सब में ये रूल आपको काम आता है। लेकिन उसको बताने से पहले एक टर्म है, मैं वो आपके लिए लिखना चाहूंगा। स्टैटिव या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, ठीक। अब आप बताइए क्या आपने ये वर्ड सुना है कि स्टैटिव वर्ब क्या होता है या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब क्या होता है? जानते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए स्टैटिव बना है स्टेट से, ठीक। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं। मैंने आपको समझाया था जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दे रहा था कि वर्ब दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। वही आप भली भांति जानते हैं, ठीक। लेकिन मेन वर्ब क्या होता है? जो आपको एक्शन बताता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो आपको स्टेट बताता है। स्टेट कहने का मतलब बीइंग, ठीक। बात आ रही है समझ में, है ना? तो सारे वर्ड्स जो एक्शन वर्ड हैं वो मेन वर्ब है, ये जरूरी तो नहीं। या सारे मेन वर्ब एक्शन बताते हैं, जरूरी तो नहीं। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल समझाता हूं। मैंने अगर आपको बोला ईट, मैंने आपको बोला रन, तो ये एक्शन बताता है, ठीक। लेकिन मैंने आपको बोला फील, मैंने आपको बोला थिंक, तो है तो ये सारे के सारे मेन वर्ब। लेकिन ईट और रन जो है ये एक्शन बताता है, लेकिन फील और थिंक में कोई एक्शन आपको दिख रहा है? कोई काम होता दिख रहा है? नहीं ना। तो ये क्या है? ये एक्शन नहीं बताता है, ये सिर्फ मेंटल स्टेट बताता है, आपके दिमाग का कंडीशन क्या है वो बताता है। और जो वर्ड, जो मेन वर्ब एक्शन ना बताए, सिर्फ स्टेट बताए, ठीक। क्या बोला मैंने? कि जो मेन वर्ब, जो, ध्यान से सुनिएगा, जो मेन वर्ब एक्शन ना बताए, सिर्फ स्टेट बताए, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिव वर्ब बोलते हैं। बात आ गई समझ में, ठीक। अब आप पूछेंगे सर फिर आप इसको नॉन प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं? तो नॉन प्रोग्रेसिव इसलिए कहते हैं कि जो स्टैटिव वर्ब्स होते हैं इनमें हम आईएनजी लगाकर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते। इनमें हम आईएनजी लगाकर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं। बात आ रही है समझ में? मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए छोटा सा सेंटेंस मैं ले रहा हूं, आई एम knowing her well, ठीक। एक और सेंटेंस, आई एम फीलिंग दैट यू आर करेक्ट, आई एम फीलिंग दैट यू आर करेक्ट। अब देखिए ये नो और फील ये क्या है? ये मेन वर्ब है, लेकिन इनसे कोई एक्शन होना नहीं पता चलता। मैं किसी को जानता हूं, कोई काम होता तो नहीं दिख रहा। मैं फील कर रहा हूं कि आप सही हैं, आप सही बात कह रहे हैं, तो ये कोई एक्शन तो नहीं हो रहा। ये क्या बताता है? ये मेरा मेंटल कंडीशन बताता है, ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड बताता है, ठीक है। बात आ रही है समझ में आपको? तो ये सेंटेंसेस जो है ध्यान रखिएगा, ये स्टैटिव वर्ब है। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए
स्टैटिव, ठीक, इसी को कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। तो मैं एनपी लिख दे रहा हूं, ठीक है, नीचे भी मैं आपके लिए लिख देता हूं स्टैटिव, और इधर मैं लिख दे रहा हूं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। मतलब क्या हो गया कि ये जो वर्ड्स हैं, जितने भी स्टैटिव वर्ब्स हैं, उनमें आप ये कॉन्टिन्यूअस टेंस उनसे आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपके लिए इस चीज को भी, स्टैटिव verbs are not used in making continuous tenses। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितने भी स्टैटिव वर्ब होंगे उनको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ग्रामर में गलत माना जाता है, और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी मिलेगा और साथ के साथ आपको स्पॉट द एरर में भी मिलेगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आप तो 2 वर्ब लिख के निकल गए। मैं 2 वर्ब लिखकर नहीं निकल रहा हूं, आप इसको एग्जाम्पल के रूप में पेन डाउन करें, ठीक, और मैं पूरी लिस्ट अभी आपको लिख के देता हूं जो आपको हर हाल में मेमोराइज भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। और जब मैं टॉपिक के लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं आपको बताता चलूंगा कि कितने कितने क्वेश्चन स्टैटिव वर्ब से आते हैं, ठीक। चलिए फटाफट इसको पेन डाउन, ठीक है। अब देखिए, जस्ट टू सेव टाइम, कि टाइम बच जाए, पूरा लिखने में टाइम ना लगे, मैंने पूरी लिस्ट आपके लिए लिख दी है। अभी क्या लिखा है मैंने, ये स्टैटिव वर्ब्स है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। यही मैंने आपको समझाया कि कुछ मेन वर्ब ऐसे भी हैं जो एक्शन नहीं बताते, जो क्या बताते हैं, सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं, जिसमें कोई काम होता नहीं दिखता है। और जिसमें कोई काम होता नहीं दिखेगा उसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे, उसको गलत माना जाता है, ठीक। बात आ गई समझ में। मैंने जो कि पहले ही लिख दी है तो मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं, जिनको हैंडराइटिंग में अगर इनकेस कोई दिक्कत होती है वो समझ जाएंगे। पहला है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर परसेप्शन क्या होता है, तो हिंदी में आपने सुना होगा ज्ञानेंद्रियां ना, सेंसेस। तो सेंसरी ऑर्गन से जो वर्ब काम हो रहा है, जैसे सी देखना, हियर सुनना, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, ये सब क्या है, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स का काम है। ये सेंसेस वाले वर्ब्स हैं। बात आ गई समझ में। तो इनमें क्या करना है, इनको आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना है। आई एम सीइंग, आई एम हियरिंग, आई एम स्मेलिंग, शी इज नोटिसिंग, ये सब बोलना गलत है, ठीक। चलिए दूसरा है वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, ठीक, देखने वक्त का काम, तो सीम, सीमिंग, लुकिंग, अपीयरिंग, ये सब कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म में इस्तेमाल आपको नहीं करना है इन वर्ब्स को, ठीक। तीसरा वर्ब्स ऑफ फीलिंग, इमोशन या स्टेट ऑफ माइंड कह लें। इसमें क्या क्या है, लाइक, डिसलाइक, होप, मतलब आई एम लाइकिंग, आई एम डिसलाइकिंग, आई एम होपिंग, ये सब बोलना गलत है। डाउट, एडमिट, रिफ्यूज, डिनाई, आई एम डिनाइंग बोलना गलत है। आई एम वांटिंग, डिजायर, प्लीज, इन सब में आईएनजी लगा के कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करना गलत है। और इसी कैटेगरी में आखिरी 3 है, सेटिस्फाई, और सबसे 2 कॉमन वर्ड्स, लव एंड हेट, ठीक, ये भी बोलना गलत है, ठीक है। और आपके दिमाग में अब यहां से एक बात उठ रही होगी कि सर मैकडी का टैग लाइन है आई एम लविंग इट, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, आप पेशेंस रखिएगा, ठीक। चौथी कैटेगरी है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, मीन, सपोज, थिंक, इमेजिन, रिकॉल, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव और नो। आई एम नोइंग, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया, आई एम नोइंग हर वेल बोलना गलत है, इंस्टेड हम क्या बोलेंगे, आई नो हर वेल, ठीक। पांचवी कैटेगरी वर्ब्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन मतलब आपके अधिकार की चीज जो आपकी है, तो ओन, पजेस, हैव, बिलोंग टू, कंप्राइज, कंटेन और इंक्लूड, इन सब में भी आईएनजी लगाना गलत है। मैं एक कंक्लूड करके फिर से 2 सेंटेंस में आपको समझा दूंगा मैं क्या समझाना चाह रहा था। और कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसके लिए मैंने कैटेगरी लिख दी, सम अदर वर्ड्स, ठीक, जिसमें है डिपेंड, लैक, मैटर, रिक्वायर, नीड और डेयर, ठीक, डन। चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं आपको याद दिला दूं
कि ऐसा कोई जनरल कंपटीशन नहीं है जिसमें इनमें से एक या दो क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, फटाफट या तो पेन डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब वो लिस्ट आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। अब मैंने थोड़ा आपका काम और आसान करने के लिए कि बाद में अगर आप वीडियो को रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं या दोबारा समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने पहले आपके लिए डेफिनेशन लिख दी। अब मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, मैंने डिफाइन कर दिया कि वर्ब्स व्हिच शो, क्या क्या दिखाता है, स्टेट, थॉट, ओपिनियन, और क्या नहीं दिखाता है, रादर नॉट शोइंग एक्शन, रादर नॉट शोइंग एक्शन। ठीक, कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब हो गया कि ये जो वर्ब्स है कौन से, स्टैटिव या नॉन प्रोग्रेसिव जो वर्ब्स है वो क्या करते हैं, वो स्टेट दिखाते हैं, थॉट दिखाते हैं, ओपिनियन दिखाते हैं, और क्या नहीं दिखाते हैं, तो एक्शन नहीं दिखाते हैं। मतलब ये मेन वर्ब है लेकिन एक्शन नहीं दिखाएंगे, थॉट, ओपिनियन ये सब दिखाते हैं, स्टेट ऑफ माइंड दिखाते हैं। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने दो क्वेश्चंस भी लिख दिए जो मैंने अभी आपसे चर्चा की कि आपको स्पॉट द एरर में कभी भी पूछ सकता है, और ये दोनों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में ही पूछे हुए हैं। जरा देखिएगा, स्पॉट द एरर का मतलब तो आप समझते हैं कि एक सेंटेंस को 4 हिस्से में बांट दिया, पूरा सेंटेंस 3 हिस्से में है, और फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो क्या है, वो नो एरर है। मतलब अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर क्या होता है, फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। अब देखिए पहला सेंटेंस क्या है, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। मैंने आपको लिस्ट दे दिया, इसीलिए लिस्ट लिख के दे दिया कि आपको वर्ब जब आप याद कर लेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि वर्ब्स ऑफ पोजीशन में आईएनजी नहीं लगता है। हैव क्या है, वर्ब्स ऑफ पोजीशन की कैटेगरी में आता है। ठीक, तो यहाँ ये क्या है, ये गलत है। मतलब आपका आंसर क्या है, ए है, लेकिन सिर्फ आंसर से काम नहीं चलेगा, पूरा इसका रीजन और आंसर भी जानिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी जानिए। हैव में हम आईएनजी लगाकर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। ठीक, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह होना चाहिए हैज, कि माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ठीक, कहने का मतलब इन वर्ब्स में आप कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, आप यहां पर सिंपल प्रेजेंट से काम चला लेंगे। ठीक, आप यहां पर सिंपल प्रेजेंट से काम चला लेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक वर्ब्स को क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करना है, किसमें यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट में करना है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में पूछा गया है, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। अब आपको मैंने लिखाई दिया कि नो में आईएनजी नहीं लगता है, नो स्टैटिक वर्ब है और इससे कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, तो आप क्या करेंगे, आप बीन और नोइंग को हटा देंगे और यहां पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो अब आंसर क्या हो गया, वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऊपर में हैव और नीचे में नो, ये अपने साथ आईएनजी नहीं लेते हैं। ठीक, आई होप आपको बात आ गई होगी समझ में। तो आप आराम से इस वीडियो को फिर से देखेंगे, रिवाइज करेंगे, और जो रिक्वेस्ट मैंने पहले की थी दोबारा कर देता हूं, मैं जो भी स्ट्रक्चर्स आपको बताता हूं, जो भी इतने वर्ब्स की लिस्ट मैंने लिखाई, इन सब की प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।